नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एमपीपीएससी परीक्षा में बनाए गए 28 केंद्र, जिनमें कोरोना पॉजिटिवों के लिए बनाए गए 2 विशेष केंद्र। मोदी की वेशभूषा बनाकर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। ब्याह रचाने कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रेमी जोड़े के अरमानों पर फिरा पानी। खबरें अब विस्तार से। 28 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी एमपीपीएससी की परीक्षाएं। करीब 11,369 परीक्षार्थी होंगे शामिल। कोरोना एवं संदिग्ध छात्रों के लिए बनाए गए हैं अलग से 2 केंद्र। आपसे बता दें कि परीक्षा को लेकर संयुक्त कलेक्टर द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में 25 जुलाई को होने वाली एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। वहीं इस बैठक के पश्चात आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्राध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 25 जुलाई को राज्य सेवा तथा राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक होगी। इसके लिए 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11,369 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। परीक्षा के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की है। इनके लिए 2 विशेष केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 तथा 2 बनाए गए हैं। हम आपको बता दें कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कोषालय रीवा से सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्राध्यक्ष के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका भी कोषालय में जमा कराई जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में अरविंद कुमार झा, संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अंश। की तैयारियां की गई हैं और कुछ कोविड के लिए भी अलग से बनाए गए हैं। हाँ, हमारा पूरा तैयारी है। हमारे यहाँ रेगुलर सेंटर 26 हैं और 2 कोविड के लिए मैंने कुल मिला करके 28 सेंटर हैं। उसमें 11,369 बच्चे बैठेंगे। कोविड का जो 2 सेंटर है, हमारा कंट्रोल रूम खुला हुआ है, उसका हमने विज्ञप्ति दे दिया है। जो बच्चे संभावित कोविड के सस्पेक्टेड हैं वो यहाँ अपना जानकारी देंगे, फिर वो जानकारी देंगे। उसके आधार पे हम सूची बना के पहले 100 बच्चे जो हैं, जो हमारा पहला केंद्र है 27 नंबर, उस पर बैठेंगे। मान लीजिए 100 से ज़्यादा जब होंगे, 101 हो जाएगा तो एक जो 28 केंद्र है ये बैठेंगे। उसके अलावा कोई यदि किसी केंद्र पे जहाँ से उनका एडमिट कार्ड जारी है और वहाँ भी वो इस तरह का केंद्राध्यक्ष को बताते हैं तो सूचना देने पे उनका एम्बुलेंस जाएगा। ये 3 एम्बुलेंस लगा रहेगा, उनको कलेक्ट करके यहाँ पहुँचाएगा। इससे पहले उनको 1 घंटा पहले सूचना देना पड़ेगी, आधा घंटा, जैसे एग्जाम पे टाइम। हाँ, तो वो तो उनको देना पड़ेगा। हमने तो कंट्रोल रूम तो इसीलिए खोला है ना, जो उस दिन का है, अभी से हमको सूचना दे दें तो हम पहले से सूची बना के वो केंद्राध्यक्ष हैं उनको भेज देंगे एक लेटर, जो ये बच्चे, इनका ये रोल नंबर है, इस केंद्र पे उपस्थित होना था पहले, अब यहाँ उपस्थित होंगे, भेज देंगे। इसीलिए कंट्रोल रूम खोला गया उसके लिए अलग से। और जो वो भी नहीं कर पाएगा तो उस समय ये होगा तो थोड़ा बहुत उनको परेशानी हो सकता है, लेकिन हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं जो कोई दिक्कत न हो। और ये प्रचार प्रसार हमारा इसलिए है जो उस दिन से पहले ही हम सब स्क्रीन कर लें जो कोई सस्पेक्टेड है, तो जिससे इस सेंटर पे ये कर लें, क्योंकि इस दोनों सेंटर पे कोविड प्रोटोकॉल के लिए स्पेशल व्यवस्था है सीएम के द्वारा। कहाँ पे ये बनाए गए हैं दोनों सेंटर? ये है आपका, ये 2 केंद्र जो है, पहला केंद्र क्रमांक 27 है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1, नियर डाइट गुड़ चौराहा रीवा। इसमें 100 तक बच्चे होंगे तो इसमें बैठेंगे। फिर 100 से ज़्यादा होंगे तो सेंटर नंबर 8 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 नियर डाइट, ये दोनों पास में है, ये दोनों स्कूल। और ये चूँकि जिला अस्पताल से भी पास से है, उसमें था निर्देश जो अस्पताल से यथासंभव पास हो, जिससे जाने आने में सुविधा है।
पूरा जो जिलाधिकारी प्रश्न पत्र वगैरह लेके जाएंगे उनका भी प्रशिक्षण था। कल हमने प्रशिक्षण कर लिया है जो केंद्राध्यक्ष हैं, जो हमारे हर केंद्र पे ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, जो हमारे ट्रेजरी के काम में बाबू लगे रहेंगे। तो सबको आदेश जारी हो गया है, मैक्सिमम का सबका प्रशिक्षण जिसका जो काम था सब हो चुका है। पेट्रोल, डीजल एवं गैस के लगातार बढ़ रहे दामों का विरोध करने अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई है। आज जिला कांग्रेस ने बढ़ रही महंगाई के विरोध में शहर के विभिन्न मार्गों में पैदल रैली निकालकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में आज एक रैली निकाली है, जो साईं बाबा मंदिर, स्टेचू चौराहा, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। रैली के दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध स्वरूप बैनर, पोस्टर सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहरूपिया बनाकर उनके भाषणों में बदलाव कर मोदी को निशाने पर लिया। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित कांग्रेसियों ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा होता था तो भाजपा के लोग सड़कों पर उतर आते थे। आज पेट्रोल की कीमत 100 को पार कर गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, आगे और भी मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाएगा। आइए सुनते हैं त्रियुगी नारायण शुक्ला, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ग्रामीण एवं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना से बातचीत के अंश। पहले से सूचित है मामला। ये क्या तरीका भाई ऐसा? बन्ना जी, भैया हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना? नहीं बचा। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना? नहीं बचा। आज महंगाई को लेकर के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर कमिश्नर को आए। आज हिंदुस्तान में महंगाई एकदम डाइन खाया जाता की स्थिति में आ चुकी है। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गैस सिलेंडर लेकर के, चूल्हा लेकर के सड़कों पर बैठा करते थे कि जहां 50 रुपए गैस सिलेंडर होता था, जहां डीजल पेट्रोल 50 रुपए होता था, आज 100 के पार हो चुका है। लेकिन इनके आंख में जू नहीं रहे। राम मंदिर के नाम पर कमीशन खा रहे हैं, ये पता नहीं ये जासूसी करा रहे हैं। और अभी तो दैनिक भास्कर पेपर ने अगर सच छाप दिया तो उसके ऊपर इन्होंने आपराधिक प्रकरण दर्ज करा करके उससे तो चारों तरफ उसकी जांच करा रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसे प्रधानमंत्री को तो मैं समझता हूं आने वाले समय में जनता नहीं माफ करेगी। अब आगे देखिए क्या होता है। की स्थिति हमारे देश में है, चाहे डीजल का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, पूरी तरह महंगाई के खिलाफ आज हम लोगों का ये प्रदर्शन था। 101 रुपये में डीजल बिक रहा है, 113 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है। मोदी सरकार ने 2013 में जिस तरह का वादा किया था, जबकि 55-58 रुपये का पेट्रोल था, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस समय मनमोहन सिंह जी के टाइम में $120 पर बैरल करे। आज की स्थिति में, इसके पहले तो बहुत कम था कोरोना काल में, आज की स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $75 बैरल का बिकता है। और तो भी 101 रुपये का डीजल, 113 रुपये का पेट्रोल, 900 रुपये की गैस बेची जा रही है। चाहे खाद्यान्न तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे तो जो भी जावक सामग्रियाँ हैं, हर चीज़ 30 से 40% महंगी हो रही है। एक तरह से इस सरकार को कोई भी संवेदना नहीं है। जैसे किसानों के घर में, गरीबों के घर में रोज पेड़ लगा हो, पैसा बचता हो कि रोज 30 पैसे बढ़ा दो, रोज 40 पैसे बढ़ा दो, रोज 50 पैसे बढ़ा दो, किसी भी सरकार को आवाज नहीं आ रही है महंगाई के खिलाफ। इतनी महंगाई है और देश की जनता क्या कर रही है। कोरोना काल की स्थिति आप सबने देखी होगी, कितने सारे लोग मरे। बहुत सारी बातें करने लगे तो बहुत लंबा था। आज का हमारा केवल मुद्दा महंगाई के खिलाफ था। कलेक्ट्रेट में ब्याह रचाने पहुंचे प्रेमी जोड़े के अरमानों पर फिरा पानी। कलेक्ट्रेट गेट में ही लड़की के परिजनों ने लड़की को पकड़कर गाड़ी से हो गए रफू चक्कर। हम आपको बता दें कि एक प्रेमी के जोड़े के जन्म जन्म साथ रहने के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया और वो चकनाचूर हो गए जब वह एडीएम कार्यालय में अपना ब्याह रचाने जा रहे थे।
ठीक उसी समय फिल्मी तर्ज पर लड़की के परिजन वहां पहुंच गए और कलेक्ट्रेट के गेट से ही युवती को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर भाग निकले। फिल्मी तर्ज पर कलेक्ट्रेट गेट में यह दृश्य काफी समय तक चलता रहा। जब लड़की लड़के का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, लड़का लड़की एक दूसरे के करीब आने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन परिजनों की संख्या अधिक होने की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। तकरीबन 15 मिनट तक ये दृश्य चलता रहा। कलेक्ट्रेट के गेट में ये देखने को मिला। इसके बाद युवती बेहोश हो गई, जिसे पास के ही कैंटीन में बिठाया गया और कुछ ही समय बाद लड़की को परिजनों ने गाड़ी में डाला और लेकर चले गए। बताया जा रहा है कि युवक सिमरिया निवासी है, जिसका नागौद निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय पहले युवक और युवती एक साथ चले गए थे। आज जब कलेक्ट्रेट गेट में युवती को पकड़ा गया तो उसने अपने परिजनों से कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, अब वह रजिस्टर्ड शादी करने जा रही है, लेकिन परिजनों ने उसकी एक न सुनी और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कलेक्ट्रेट गेट से महिला थाने के सामने काफी देर तक चलता रहा। प्रस्तुत है इस फिल्मी ड्रामे की एक झलकी। है क्या मामला? मुझे नहीं जाना, जबरदस्ती ले जाना है। आओ चलो, थाने ले जाना नहीं, आओ जाएंगे जान। अरे मम्मी बुला रही, मम्मी अम्मा हम देना मम्मी चार खा लिया ऐसे थोड़ा जमीनी विवाद में भाई ने भाई का रेता गला। आपको बता दें कि एक सगे भाई ने अपने ही भाई के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना चौराटा थाने के बहुरी बांध मढ़ा टोला की बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि सगे भाइयों के बीच चल रहे काफी दिनों से जमीनी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि आज सगे भाई ने अपने ही भाई के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना चौराटा थाना क्षेत्र के बहुरी बांध मढ़ा टोला की बताई जा रही है, जहां सगे भाइयों के बीच चल रहे काफी दिनों से जमीनी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घाव गले में लगने के कारण वह जख्मी हो गया और अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। दरअसल बहुरी बांध निवासी अमृतलाल विश्वकर्मा का अपने सगे भाई संतोष विश्वकर्मा से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह 8 बजे बारी लगाते समय दोनों के बीच एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया। तभी संतोष विश्वकर्मा ने धारदार हथियार से अपने छोटे भाई अमृतलाल के ऊपर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अमृतलाल को परिजनों के द्वारा उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां अब वह खतरे से बाहर बताया जाता है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। अमृतलाल विश्वकर्मा। आपके गले में किसने हमला किया? जी, गले में किसने हमला किया है आपके? हमारे सगे भाई हमसे बड़े वाले संतोष विश्वकर्मा और उनकी पत्नी। काहे के लिए? जमीनी विवाद के लिए सर। हमारे दरवाजे में नाली बना रहे थे, उसी को मना करने के लिए उन्होंने अपने लकड़ी काटने वाली आरी से हमारा गला काटने की कोशिश कर दी सर। 2 बार गला में मारा है, 2 बार सिर पे, 1 बार पीछे लगे हुए हैं। पकड़ गए कि अभी पुलिस नहीं पहुंची है सर घर। रिपोर्ट कर दी? अभी रिपोर्ट उन्हें 100 नंबर लगाए थे सर। अभी यहाँ कौन लेके आया आपको? एम्बुलेंस में आए हैं सर, 108। आपका क्या नाम है? अमृतलाल विश्वकर्मा। और जिसने हमला किया उसका क्या नाम? संतोष विश्वकर्मा, माया विश्वकर्मा। केंद्र सरकार के लाए गए आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अध्यादेश 2021 के विरोध में उतरे श्रमिक संगठन महामहिम राष्ट्रपति के नाम से सीटू द्वारा कमिश्नर रीवा को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अध्यादेश के विरोध में आज सीटू समेत देश के कई श्रमिक संगठनों के द्वारा कारपोरेट परस्त व श्रमिक विरोधी अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों के द्वारा कहा गया है कि केंद्र सरकार के आयुध निर्माण सहित सभी सार्वजनिक उद्योगों संस्थानों का निजीकरण किया जाना एवं निजीकरण के हमलों के खिलाफ श्रमिक संगठनों की प्रतिरोध क्षमता की भी ये अध्यादेश समाप्त कर देगा, जिस पर श्रमिक संगठनों द्वारा मौलिक व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम से तत्काल वापस लिए जाने की कार्यवाही करने की मांग की गई है। कार्यक्रम के दौरान गिरिजेश सिंह सेंगर और रामू पांडे सहित अन्य पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
प्रस्तुत है गिरिजेश सिंह सेंगर से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, किन मांगों को लेकर के कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा? केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो है वो लगातार मजदूरों के ऊपर जो है श्रम विरोधी कानूनों को थोपने का काम कर रही है। पहले तो जो 24 श्रम कानून थे उनको बदलकर 4 संहिताओं में उन्होंने लाने की कोशिश की, सारे श्रम कानूनों को बदल दिया और अभी तो उससे भी ज़्यादा कुठाराघात किया है उन्होंने कि मजदूरों के जो भी मौलिक अधिकार हैं, जो भी उनके ट्रेड यूनियंस राइट्स हैं, उनको जो है एक अध्यादेश के अंतर्गत जो है 2021 अध्यादेश वो ले आए हैं अभी, और उस अध्यादेश के अंतर्गत उन सारे ट्रेड यूनियनों के अधिकार को समाप्त कर रहे हैं। खास करके ये इसलिए मोदी सरकार कर रही है कि पूरे देश के अंदर वो जो है कॉरपोरेट हाउस जो है उनको जो है वो पूरे सार्वजनिक सेक्टरों को बेचना चाहती है। जो आयुध निर्माण के जो कारखाने हैं, उन आयुध निर्माण के कारखानों में के लिए ये विशेष तौर से अध्यादेश लाया गया है कि वहाँ के श्रमिकों के जो राइट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके, और जो सुरक्षा के उद्योग हैं, संस्थान हैं, ये इस देश के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा कि देश के जो रक्षा के सामान बनाते हैं उसको भी आप बड़े पूंजीपतियों के और विदेशी कंपनियों के हाथों सौंपने जा रहे हैं, और वहाँ की ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रही हैं, तो उसके लिए आप अध्यादेश ला रहे हैं कि वहाँ की कोई ट्रेड यूनियन इसका विरोध ना कर पाए। तो इसी सवाल को लेकर आज हम सारे संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने, मिंटक के साथी हैं, CI2 के लोग हैं और बाकी ट्रेड यूनियनों ने पूरे देश भर में विरोध किया है और सरकार से ये कहा कि कम से कम न्यूनतम लोकतंत्र को वो जिंदा रहने दे। देश के अंदर पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलने वाली है, उसके पहले आप अध्यादेश ला रहे हो। न्यूनतम कम से कम इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन हो, ऐसे अध्यादेशों की आवश्यकता नहीं है। वो पार्लियामेंट के अंदर आप चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद कानून लाइए। इसी के विरोध में आज हम सारे लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए। किसके नाम था ज्ञापन? ये राष्ट्रपति महोदय के नाम। पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि छतरपुर स्थित धुवेला म्यूजियम में बघेलखंड की बेशकीमती एवं महत्वपूर्ण धरोहरों को विशेष संरक्षण दिया जाए या उन धरोहरों को वापस बघेलखंड को लौटा दिया जाए। हम आपको बता दें कि रीवा के महाराज एवं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस समय विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था उस समय बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों ही विंध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण अंग थे। रीवा के अंतिम महाराज महाराजा मार्तन सिंह जोदेव राज्य प्रमुख थे, जिस वजह से उन्होंने विंध्य प्रदेश का एक अंग मानते हुए धुवेला म्यूजियम छतरपुर को बघेल वन से संबंधित महत्वपूर्ण बेशकीमती सामानों को उपलब्ध कराया था, ताकि संपूर्ण विंध्य की झलक तत्कालीन इकलौते संग्रहालय से मिल सके। विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। पिछले कई वर्षों से विरासत देखने वाले क्षेत्रीय व विदेशी पर्यटकों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि धुवेला म्यूजियम में बघेलखंड की रखी धरोहरों का समुचित ख्याल नहीं किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि धुवेला म्यूजियम छतरपुर में संग्रहित बघेलखंड की विरासत को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए, और अगर ऐसा करने में वो असमर्थ हैं तो बघेलखंड को सारी धरोहरें वापस लौटा दी जाए, जिसका संरक्षण हम यहाँ कर लेंगे। प्रस्तुत है महाराजा पुष्पराज सिंह पूर्व मंत्री से प्राप्त जानकारी के अंश। विंध्य क्षेत्र का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो जिला छतरपुर में धुवेला नाम से है, और रीवा रियासत की सर्वाधिक जो चीज़ें हैं बेशकीमती वो धुवेला में है। ये तब गई जब विंध्य प्रदेश था और राज प्रमुख स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी हमारे पूज्य पिता थे। कभी इस दृष्टि से कहीं नहीं देखा गया कि हमने यहाँ की चीज़ छतरपुर में दी या बुंदेलखंड में दी या क्या करा क्या नहीं करा। सम दृष्टि से देखते हुए ये स्थापना करी गई। लेकिन हाल में जो बातें उठकर आ रही हैं और कई समाचार पत्रों में भी इसका उद्धरण हो रहा है कि धुवेला म्यूजियम की स्थिति बहुत ख़राब है। रखरखाव में बेशकीमती जो कैनवास की पेंटिंग्स हैं रीवा की, और भी जो चित्रण हैं और भी जो अभिलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ वो नष्ट हो रहे हैं केवल देख रेख की अभाव में। मेरी ये मांग है कि धुवेला में जो भी रीवा की चीज़ें हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हों, कोई भी चीज़ हो, वो अगर वहाँ सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं तो कृपा करके हमको वापस दे दें।
हमारे पास यहाँ हमारा स्वयं का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है किला में, जिसमें हम 3 गैलरी अलग से बना सकते हैं और उनको वहाँ पर अच्छी तरीके से उनका रखरखाव कर सकते हैं। एक भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मिल जाए तो वो सारी चीज़ें बेशकीमती धुबेला से हम यहाँ पर सुरक्षित कर सकते हैं और लोगों को और अच्छी तरीके से जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, विशेष रूप से जो पीएचडी कर रहे हैं, जो बघेलखंड या बुंदेलखंड या विंध्य पर पीएचडी कर रहे हैं, या वाइट टाइगर पे कर रहे हैं, या रीवा राजघराने पे कर रहे हैं, या बघेल शासकों पर कर रहे हैं, या बघेल संस्कृति और सभ्यता के बारे में कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा मिल सकती है, उनको बहुत सारा उसका एक फ़ायदा लाभ मिल सकता है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश है, निवेदन है, विनती है कि धुबेला म्यूज़ियम या तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी स्थिति कर दें। अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे म्यूज़ियम्स हमने देखे हैं पूरे विश्व में, तो बाहर की चीज़ें वहाँ रहती हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनका देख रेख, उनकी देखभाल, उनका ध्यान, ये सब बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए और या हमें यहाँ पर दे दें। बेहतर तो ये होगा कि वो संपत्ति यहाँ की है उसको यहाँ वापस लाई जाए। मैंने उस संदर्भ में एक पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और कल्चर मिनिस्टर को, भारत सरकार और अपने मध्य प्रदेश सरकार को, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये हो जाता है तो पूरे विंध्य क्षेत्र में और ख़ास तौर से बघेलखंड में इसका बहुत लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।